अब ये योजनाएं केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं पर तो भारी पड़ती नजर आ ही रही है। बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा। बीजेपी को लगा कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सबसे पहले केंद्र सरकार ने वही काम किया जो हमेशा करते हैं, जो चाल चलते हैं। वेतन आयोग की घोषणा कर दी, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, क्योंकि मोदी जी जानते हैं दिल्ली ज़्यादातर बाबुओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पे आऊं या देश की राजनीति पे आऊं उससे पहले जरा मैडम कंगना रनौत की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आज उनकी फिल्म एमरजेंसी रिलीज़ हो गई। लेकिन बदकिस्मती कंगना रनौत की कि पंजाब में इस फिल्म को लेकर बहुत विरोध हो रहा। पंजाब के हर थिएटर के सामने एसजीपीसी और उनके लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। तो पंजाब में ज़्यादातर जगह पर इस फिल्म के कोई शो नहीं चले। एसजीपीसी का कहना है कि इस फिल्म में सिखों को एक गलत रूप में पेश किया गया है, जो पहले से उनकी ऑब्जेक्शन थी। और जो सीबीएफसी है, जो प्रमाण पत्र देता है, बोर्ड सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसने उनकी जो वो थी आपत्तियां थी उस पर कोई काम नहीं किया और फिल्म को रिलीज कर दिया। तो पंजाब में तो बहुत झटका लगा है कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म को। हालांकि कंगना रनौत ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही। मेरे खिलाफ नहीं, इनफैक्ट कंगना रनौत ने कहा है कि आर्ट के खिलाफ, सिनेमा के खिलाफ साजिश की जा रही है और फलां फलां। आपको पता ही कंगना रनौत क्या क्या कहती है। तो एक झटका तो बेचारी को पहले दिन ही लग गया कि पंजाब में फिल्म को, पंजाब चंडीगढ़ में अच्छा रिस्पांस कहाँ से मिलेगा, वहाँ थिएटर तक नहीं पहुँच पाई। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इतने कुछ नंबर्स या वो नहीं आया कि पूरे देश में फिल्म का क्या हाल है। कल तक फिल्म का हाल मालूम पड़ जाएगा। अभी तक कंगना रनौत ने 1-2 रिव्यू शेयर किया, वो मालूम है वो किसके रिव्यूज़ हैं, कैसे पेड रिव्यूज़ है। खैर, उनकी बात करना बेकार है। तो ये मैडम कंगना की बात थी। अब जरा कंगना से हट के दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति पे आ जाते हैं। दोस्तों, जब से दिल्ली में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो सब ने कहा कि कांग्रेस क्या कर लेगी, मरी हुई कांग्रेस है। किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें संदीप दीक्षित और जो है वैसे कई बड़े नाम थे, रागिनी नायक जैसे बड़े नाम थे, तो लोगों को थोड़ा सा झटका लगा। फिर उसके बाद अगली लिस्ट में अलका लांबा जैसे नाम आ गए, बहुत सारे नाम आ गए, तो थोड़ा और झटका लगा। तो लगा कि नहीं, कांग्रेस इस बार बड़े सीरियसली चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से फिर संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, अजय माकन ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए आम आदमी पार्टी पर, उसके बाद आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करके। और उसका पछतावा आज भी आम आदमी पार्टी को हो रहा है। अब संदीप दीक्षित किस लेवल पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं या कांग्रेस का क्या हाल है, ये आप इन विजुअल से देख सकते हैं। वीडियो आपके सामने, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप दीक्षित को बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे उनकी तारीफ कर रहे हैं एक तरह से। तो ये अपने आप में दिल्ली के चुनाव की कहानी का एक छोटा रूप आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कैसे ग्रेजुअली अचानक से इतनी ऊपर आने लगी है। और ऊपर से फिर जिस दिन राहुल गांधी ने सीलमपुर में पहली रैली कर दी, उस दिन साफ हो गया कि कांग्रेस अब किस लेवल पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के अंदर किस लेवल पर चुनाव लड़ रही है। बैठ के मजे ले रही थी, उसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ेंगे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट खाएगी, फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर गया, उसके बाद अगले दिन राहुल गांधी ने वो गंदे नाले का वीडियो जारी किया, फिर वो लोगों के साथ मिलते जुलते का वीडियो जारी किया। अब कल रात राहुल गांधी एम्स के बाहर जो ठंड में बेचारे मरीज और उनके रिश्तेदारों से मिलने गए, वो वीडियो जारी किया। अब ये सब करने के बाद बीजेपी में भी जबरदस्त झटका, बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ना सिर्फ एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, बल्कि कांग्रेस जिन जिन योजनाओं को अनाउंस कर रही है वो योजनाएं भी बड़ी घातक है। और कांग्रेस बड़े स्ट्रेटेजिकली दिल्ली में हर योजना के अनाउंसमेंट के लिए किसी ऐसे शख्स को लाती है जिसका उस योजना के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब जैसे जो है वो 2500 हर महिला को मुफ्त देने की बात, हर महिला को हर महीने देने की बात आई, तो उसके लिए डीके शिव कुमार को बुलाया गया, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ये कर रही है ऑलरेडी।
तो DK शिव कुमार एक फेज था जिसने अपनी गारंटी पूरी की। फिर जो है 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए अनाउंस करना हो तो अशोक गहलोत को ले आए, और उसके बाद फिर सस्ता सिलेंडर देने की बात हो तो फिर सचिन पायलट को ले आए। यानी बहुत डीपली चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली के इस अंदर। तरह से जहां जहां कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई हैं उसके प्रूफ के तौर पे वहां के नेताओं को बुलाकर योजनाएं अनाउंस कर रही है। अब ये योजनाएं केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं पर तो भारी पड़ती नजर आ ही रही है। बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा। बीजेपी को लगा कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सबसे पहले केंद्र सरकार ने वही काम किया जो हमेशा करते हैं, जो चाल चलते हैं। वेतन आयोग की घोषणा कर दी, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, क्योंकि मोदी जी जानते हैं दिल्ली ज़्यादातर बाबुओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत से कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरियां करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो जो चीज़ के लिए सरकार पहले मना करती थी कि अब कोई वेतन आयोग नहीं होगा, अचानक दिल्ली का चुनाव भारी पड़ता नजर आ रहा है तो वेतन आयोग की घोषणा हो गई। और ये भी वादा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू भी कर दिया जाएगा। कोशिश यही है। उसके बाद आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली के लिए बीजेपी की गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं संकल्प पत्र के जरिए, जिसमें कांग्रेस की तरह 2,500 रुपये हर महीने महिला को, 500 रुपये सिलेंडर, और ये भी कहा जा रहा है कि जो है मुफ्त यात्रा और कई तरह की और योजनाएं घोषित की हैं। होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर भी। यानी बहुत कुछ घोषणाएं तो बीजेपी करती है, लेकिन पूरा कितना करती है सवाल है। सब कुछ कितना पूरा कर पाती है वो, है ना? वो इसीलिए करने लगी है कि उससे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से आम आदमी पार्टी से लड़ रही कांग्रेस बीजेपी की भी सबसे बड़ी ओपोनेंट बन जाएगी। बीजेपी को अभी तक लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक काम करेगी कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का कैंपेन आगे बढ़ रहा है, हर विशेषज्ञ ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बीजेपी को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। बीजेपी का भी सफाया करेगी, ऐसे मान लीजिए। नाराज वोट है वो भी कांग्रेस को जाएगा, जो बीजेपी से नाराज वोट वो भी कांग्रेस को जाएगा। यानी तीसरे विकल्प के रूप में बड़े स्ट्रांगली कांग्रेस ऊपर आ रही है। मुस्लिम वोट बीजेपी को जाएगा नहीं, आम आदमी पार्टी ने खुद किनारे कर दिया, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। दलित वोट बीजेपी को जाएगा नहीं, आम आदमी पार्टी से छिटक गया है, कांग्रेस की तरफ जाएगा। ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, जो गोदी मीडिया नहीं समझाता आप लोगों को। जिस तरह से बीजेपी के नेता आए दिन बेइज्जती करें, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी उनका मजाक उड़ाया और राहुल गांधी उनके साथ जाके दही चूड़ा खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, दोनों को लग रहा है कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से कहना ना जोर का झटका जरा धीरे धीरे दे रही है, उस झटके के करंट दोनों ही पार्टियों को लग रहे हैं, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा बेहतरी है कि कांग्रेस के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में किसी भी तरह का कमेंट करने से बच रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक उनके पहले निशाने पर कांग्रेस रहती थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही कांग्रेस निशाने पर थी, लेकिन आजकल आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रवक्ता तक कोई कांग्रेस पर प्रहार नहीं कर रहा है, बच रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जो लोग जा रहे हैं उन्हें और नाराज़ नहीं करना। वो बीजेपी जो कांग्रेस को सिर्फ वोट कटवा समझ रही थी, आज उसके निशाने पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज़्यादा है। क्यों? वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां अब बराबरी कर लड़ाई पर खड़ी हैं। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम किसकी कितनी सीट्स आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुकाबला आज की डेट में 70 की 70 सीटों पर त्रिकोणीय है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो पार्टी इनकार कर रही है वो समझो या तो बेवकूफ़ बन रही है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के इस अचानक से ऊपर आने से इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ी खलबली मच गई है। बीजेपी और आम आदमी के साथ तो मची, इंडिया गठबंधन में भी बड़ी खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन के वो सहयोगी जो अचानक से कतार लगा के
अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हो गए थे, अब अचानक से सकपकाए से नजर आने लगे हैं, सफाइयां देने लगे हैं। वो ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप मांग रही थी, आजकल एकदम खामोश हो गई है। वो क्या नाम है अपना, अखिलेश यादव, जो अचानक आके दिल्ली में अनाउंस करते हैं कि हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आज वो सफाई देते फिर रहे हैं कि भाई हमने ऐसा किस लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जानती है कि ये बदले सुर क्यों है। समाजवादी पार्टी का ये आप सब पार्टी कुछ को है, समर्थन है, बहुत कुछ है इसका दोस्तों मतलब ये नहीं राजनीति कि के हम अंदर। कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। ये ठीक है, स्वागत योग्य है, पर ये तो उनको पहले कह देना चाहिए था। इतनी जो हल्ला गुल्ला चल रहा है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, मेरा उससे बहुत संबंध नहीं है, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। लेकिन ये बात अखिलेश जी या इनके समाजवादी पार्टी के वाले लोग उस समय कह देते कि हाँ भाई हम तो केवल दिल्ली के चुनाव के लिए समर्थन कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती। हुआ क्या है कि इन्होंने दिल्ली में समर्थन तो दे दिया, उसके बावजूद कांग्रेस का रथ नहीं रुक रहा है, तो यहाँ समर्थन देना भी इनको बहुत सार्थक बात नहीं दिख रही है। इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस ने दिल्ली में बहुत अच्छा कर दिया तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बंगाल में क्या हो जाएगा, जैसे तृणमूल शायद चिंता कर रही है। बाद में अगर आप बयान दो, उस आपके बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं होती है उसके बाद कोई बयान दो, तो ऐसा लगता है कि आपके अपने एक कदम से जो नुकसान आपको हुए हैं उसको बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना, बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, अचानक से अखिलेश यादव में बदलाव, ममता बनर्जी की चुप्पी, शरद यादव की चुप्पी, उद्धव ठाकरे की चुप्पी, सबकी चुप्पी, सबके सबको ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है। मैं एक दो दिन से ये सोच रहा हूँ कि अगर यही स्ट्रैटेजी से कहीं कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रहा होता तो क्या होता आज की डेट में। आज की डेट में शायद कांग्रेस कुछ और ही कांग्रेस होती। लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद अगर 2 बड़े राज्य जीत जाती तो क्या होता, क्योंकि झारखंड में भी आप जीत गए हैं गठबंधन में, जम्मू कश्मीर में भी आप गठबंधन में जीते थे, तो इसका मतलब अगर ये 2 जीत जाती तो चारों में कांग्रेस जीत जाती, तो दिल्ली में तो कुछ और ही हवा होती, और दिल्ली के बाद फिर बिहार में तो क्या ही कहने थे। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, जो भी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी से भी कांग्रेस लड़ रही है वो बेहतरीन अभी फ़िलहाल लग रही है। अब ये कन्वर्ट होती है वोट में, नहीं होती, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हवा तो बन रही है कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस हवा को अक्सर ये पार्टी वोट में कन्वर्ट करने में नाकाम हो जाती है। बस उस नाकामी को इस बार किसी तरह से पार्टी चाहती है कि उसको कामयाबी में बदले और एक शुरुआत, कहीं से एक सॉलिड शुरुआत हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वादा किया था मुझसे कि दिवाली से पहले पहले मेरा गोल्डन बटन आएगा, तो 10 लाख के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जॉइन बटन और सुपर थैंक्स के ज़रिए कर सकते हैं। नमस्कार।